बच्चे हमने कल देखे थे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, दो टाइप के रूल्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कल अपन ने प्राइमरी देखे थे, जो लिटरल कंस्ट्रक्शन, लिटरल कंस्ट्रक्शन जैसा ऑर्डिनरी मीनिंग दिया हुआ है वही ले लो, ठीक है। फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यानी पर्पस देखना है हमको, ठीक है, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, गुड। मिसचीफ रूल यानी एडवांस द रेमेडी या फिर मिसचीफ एडवांस कर दो कोई भी एक चीज। फिर देखा था रूल ऑफ हार्मनी यानी दो सेक्शंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर प्रायोरिटी बेसिस पे देख लो कौन सा ओवरराइड कर रहा है। और लास्ट था एडजस्टम जेनरस, लास्ट वाला क्या था, सेम क्लास सेम सीरीज सेम स्पीशीज। कॉमन लॉ और स्टैट्यूट इज एन एक्ट, और कॉमन लॉ मतलब जो सब पे एप्लीकेबल होता है, मतलब कि स्पेसिफिक और कॉमन लॉ होता है। कॉमन लॉ जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सबको एप्लीकेबल है, हिंदू लॉ यानी स्पेसिफिक लॉ जो सिर्फ हिंदू लोगों को एक्ट है। स्टैट्यूट मतलब लॉ, एक्ट, स्टैट्यूट मतलब एक्ट। दो टाइप के स्टैट्यूट होते हैं, कॉमन स्टैट्यूट और एक स्पेसिफिक स्टैट्यूट। चलो अब हम सेकेंडरी रूल्स देख रहे हैं। पहला क्या लिखा है, एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टरियस, यानी कि द वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। एक चीज अप्लाई हो गई तो दूसरी क्या हो गई, अलग हो गई। इसका मतलब क्या है, वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ another. This phrase indicates items not on the list are assumed not to be covered by the statute. जो हमने मेंशन नहीं किया उसका आपको अज्यूम नहीं करना। जैसे कल हम देख रहे थे सेम क्लास सेम चीज, हमने क्या मेंशन किया था, फ्रूट्स, तो क्या वेजिटेबल्स उसमें इंक्लूड होंगे क्या, नहीं, विच इज इम्प्लाइड एक्सक्लूजन ऑफ अदर। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू लीव ऑन पब्लिक हॉलीडेज। पब्लिक हॉलीडेज मतलब कौन कौन से, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, ठीक है, such as Christmas, New Year, Independence Day. Since only specific holidays are mentioned, other holidays like Easter, Diwali are presumed excluded unless specifically. अगर सिर्फ लिखा होता पब्लिक हॉलीडेज तो आपको पता है, लेकिन उन्होंने सच एज में आगे क्या क्या लिख दिया, क्रिसमस, न्यू ईयर और इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि बाकी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई, एक्सक्लूड हो गई। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो चीज स्पेसिफाई नहीं की है। एक और एग्जांपल देखो, ओनली कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स आर अलाउड टू पार्क बिल्डिंग्स पार्किंग लॉट। क्या क्या अलाउड है, कार, ट्रक या फिर मोटर बाइक। सिंस बाइसिकल आर नॉट मेंशन्ड दे आर प्रेज्यूम्ड टू बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, ओनली लिख दिया ना आगे, मतलब वन थिंग विच इज इंक्लूडेड अदर्स आर excluded. The discount applies to electronics such as mobile phone, laptop और tablets. टेलीविजन और कैमरास में वो implied नहीं होगा, ठीक है। यहां पे लिखो एग्जाम्पल, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा लिखो, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश ओनली कार, ट्रक्स, मोटर व्हीकल्स, only electronics slash only car, truck, motor vehicles slash only public holidays slash only public holiday, bracket में लिखो exclude the other which is not specified, exclude the other which is not specified, exclude the other which is not specified। वहां ऐसी क्या हवा आती है, एसी की हवा, वही पूछ, मतलब मुझे लगा पीछे आती होगी। हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल ही नहीं आती। स्विंग, गर्मी हो रही है। in other words, when something is mentioned, करती हूँ, when something is mentioned expressly in the statute, it should presume that things which are not mentioned are excluded. ये किसको applicable नहीं है, the rule will not apply जब application leads to inconsistency या injustice, मतलब कोई चीज specifically mentioned नहीं है, language plain है, language clear है और exclusion was एक्सीडेंटल। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आपने पढ़ा है अभी, सेक्शन 197 में पहुंच गए क्या, मैनेजरल रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी लॉ, which relates to managing rev, states that net profit has to be calculated as per 198. It means that legislation exclusively wants a company to calculate net profit as per section 198. 198 में क्या दिया है, अच्छा वो नहीं पढ़ा, मैनेजरल रेम्यूनरेशंस दी हुई हैं, वो कहता है
कि अगर आपको अपने मैनेजर को, होल टाइम डायरेक्टर को, या फिर कोई भी केएमपी को सैलरी देनी है, रेम्यूनरेशन देनी है, तो अपना नेट प्रॉफिट इस पर्पज से कैलकुलेट करना। अच्छा, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सारे इनकम्स बस करते हैं, सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स माइनस करते हैं, और क्या आ जाता है? प्रॉफिट। अब जो एक्सपेंसेस, उसमें आप डेप्रिसिएशन भी लेते हो, आप अपने प्रोविजंस भी लेते हो जो डेट के लिए या फ्यूचर टैक्स के लिए प्रोविजंस क्रिएट करते हो। 198 कहते हैं डेप्रिसिएशन कोई एक्चुअल में तो आपका कट ऑफ हुआ नहीं है, मतलब आपके पास पैसा है, ऐड करो। फिर बोलता है कि जो आपने प्रोविजन बनाया है वो एक्चुअल में आपने कोई पैसा तो नहीं, तो ऐड करो। उसके बाद जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आता है उसके हिसाब से क्या देना है हमको? मैनेजर रेम्यूनरेशन। तो अब जब स्पेसिफिकली कह दिया तो नेट प्रॉफिट किसके हिसाब से करना है? 198 के हिसाब से। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल हियर, वन थिंग्स विद अप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ another. Next secondary rule है contemporarium expositio est optima est fortis and sima in lege. अब आपको ना ये नहीं याद करना है, आप ऐसे याद रखो, अगर लिखा है एक्सप्रेशियो, क्या लिखा है? एक्सप्रेशो, तो मतलब एक्सक्लूजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्सक्लूजन वाले रूल की। अगर लिखा है कंटेम्प्रो, कंटेम्प्रोप्रियानिया, ठीक है, इट वुड बी रीड दैट व्हेन इट वाज मेड, ठीक है, इन द मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी इट वुड बी अनरिजिबल टू रिस्ट्रिक्ट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर टू मीनिंग आर्टिफिशियल, द वर्ड एट द टाइम वाज लॉ मेड। मतलब जब से बनाए हम तो अब उस हिसाब से सोचेंगे। जैसे अभी आप लोग पढ़ते हो 100 रुपए वाली वैल्यू लिखी थी रजिस्ट्रेशन, तो अपने को हंसी आ रही थी कि 100 रुपए में आज की डेट में क्या ही मिलता है, पर लॉ बहुत पुराना है। रजिस्ट्रेशन आई थिंक 1908 का एक्ट है, तो इतना पुराना है, तब 100 रुपए की वैल्यू उतनी थी, तो हमको उस इंटेंशन से पढ़ना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स द स्टैट्यूट मस्ट बी गिवन द मीनिंग दे हैड एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट, ठीक है। The rule will apply to old acts when the language is ambiguous, or the rule will not apply in case of new act, मतलब old acts में applicable होता है। If a statute that particular document should be preserved in a written document, it shall also be included printed document. Evidence act समझते हैं ऐसे, limitation act नहीं, evidence act। आज की डेट में evidence पेपर में नहीं है, हमारे पास ईमेल है, तो लेकिन वहां तो बस लिखा हुआ था कि एविडेंस में अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब पेपर में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, लिखित में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, लेकिन ईमेल लिखित में हुआ है, तो एक्सेप्ट करेगा? हाँ करेगा। लेकिन हम कैसे सोचेंगे उसको, कैसे पर्पस कैसे समझेंगे, लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? कि कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखा है कि उस टाइम अगर आपने रिटन में लिखा हो, साइनिंग हो, विटनेस हो, सब किया हो, तो हम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हमने सब ईमेल पे कंफर्मेशन लिया, सबको सीसी में रखा, विटनेस को भी रखा और सब ईमेल पे किया, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि उस टाइम ईमेल नहीं था लेकिन आज ईमेल है। तो हमें ऐसे इनैक्टमेंट को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि मतलब वो इंक्लूड करता है इवन प्रिंटेड भी, नॉन प्रिंटेड भी, इलेक्ट्रॉनिक भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। When this act was enacted, telegraph referred to wired communication system, ठीक है। However, with the time, courts interpreted into newer communication technologies like telephones, wireless messages, consisting intent of legislature at the time of enactment, ठीक है। तब सिर्फ टेलीग्राफ चलता था, अब फोन भी आ गए हैं, अब तो टच स्क्रीन भी आ गई है, अब तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है, तो हम आज की डेट के हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। ये कौन सा हो गया? कंटेम्पोरेनिया, ठीक है। कंटेम्पोरियाना बोले मतलब कि जब से एक्ट हुआ था उस हिसाब से हमको एनैक्टमेंट को समझना है, मतलब आज की न्यू ईयर कम्युनिकेशन में उसको लेके आना है। फिर है एक्ट का नाम, फिर है रूल का नाम नॉसिटर अ सॉसेस। क्या लिखा है? नॉसिटर अ सॉसेस, नॉसिटर अ सॉसेस। अ सॉसेस से याद रखो एसोसिएट्स, क्या याद रखोगे? एसोसिएट्स। इट मीन्स इट नोन बाय इट्स एसोसिएट। The word in the act should be read correlation to the to the companion words. It is two or more words capable of analogues or parallel meaning are grouped together. They take the color of each other. Example देखो, the word plant. If used plants and trees, it should be shrubs, herbs, bushes, grasses, vines, ferns. Whereas the word plant and machinery, फिर क्या मानते हैं हम उसको? All kind of इक्विपमेंट्स, मशीनरीज। तो हमें क्या करना है? उसको ग्रुप में कर देना। ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया था जब हम इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे थे कि इनकम टैक्स के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगता है। तो प्लांट में क्या आता है? सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग। तो वो क्यों हमने ऐसा सोचा? क्योंकि एक प्लांट का डेफिनेशन में वो सब कवर करता है। तो हमेशा प्लांट का इंटरप्रिटेशन, प्लांट्स एंड ट्रीज लिखा हो तो शब्स और ये सब, अगर प्लांट एंड मशीनरी लिखा हो तो सारे इक्विपमेंट्स।
तो इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएट, मतलब एक नाम लिख दिया तो उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स कवर हो जाएंगे। क्लियर है? अब एक है स्ट्रिक्ट और लिबरल, अपन ने एक लिटरल समझा था, उसका ही थोड़ा सा आता है स्ट्रिक्ट और लिबरल कंस्ट्रक्शन। क्या बोल रहा है? स्ट्रिक्ट और लिबरल कंस्ट्रक्शन। These two concepts hold very important place in regard to interpretation, as the word itself क्या बोल रहा है? Strict would mean one is rigid, firm ground basis, and liberal means flexible and adaptable. देखो फॉर इंस्टेंस, अच्छा ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, अपन ने पढ़ा था थेफ्ट की जब एसेंशियल देख रहे थे तो क्या देख रहे थे? चोरी हुई होगी, बिना बताई हुई होगी, माल लेके गया होगा, मतलब देयर शुड बी इंटेंशन, प्रॉपर्टी, ये सब समझा था, वन पर्सन। जब अपन डकैती देख रहे थे तो क्या आ रहा था? 5 लोग होंगे, मतलब स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है ना, स्ट्रिक्टली बोल दिया 5 लोग होंगे तो ही डकैती, 2 लोग होंगे तो डकैती नहीं, तो शायद वो रॉबरी या एक्सटॉर्शन या फिर थेफ्ट। मार के गया तो रॉबरी, डरा के गया तो एक्सटॉर्शन, तो हमेशा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है, अब लिबरल लिबरल ले लो कि जहां पे स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, सब कुछ कवर हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस व्हेन एन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर पनिशमेंट फॉर कॉजिंग वुंड बाय कटिंग एंड स्टैबिंग एंड अक्यूज कॉज बाय बाइटिंग। क्या लिखा है? आपको अगर किसी पर्सन को अगर लगी है काटने से या फिर स्टैब करने से, मतलब चाकू मारने से और चाकू से उसको काटने से, इसकी पनिशमेंट इतनी होती है, लेकिन उसने उसको दांत से बाइट करके काटा है तो तभी भी वही पनिशमेंट लगेगी क्या? नहीं ना, क्योंकि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में क्या बोलता है? कटिंग या स्टैबिंग है, बाइटिंग उसमें मेंशन नहीं है। इट वाज नॉट कवर्ड अंडर प्रोविजन एज कटिंग और स्टैबिंग की बात होगी, बाइटिंग कवर्ड नहीं होगा। लिबरल में देखो, मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच, दे do not swear by the words of the act, the rules believes in variety of meanings that word in regard to any statute। देखो, in the labor laws, if the statute provides benefit for employees working full time might be given liberal construction. For instance, a worker putting in just under minimum hours could be treated as फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब ये होता है कि सुबह से लेकर रात तक वहां बैठा हो, नहीं, मतलब लिमिटेड आवर्स के लिए भी काम कर रहा हो तो भी वो कवर होगा। आप लोगों को भी कुछ कॉर्पोरेट फंडिंग वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है ना अभी? लिबरल कंस्ट्रक्शन डू नॉट स्टिक, मतलब वो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, किसी एक बात पे स्टिक नहीं करते, और भी चीजें वो बेस्ट सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस में जहां सूट होना चाहे वहां वो सूट हो जाते हैं। अब सेकेंडरी रूल्स देखो क्या क्या है। पहला क्या है? एक्सप्रेशियो। क्या लिखा है? एक्सप्रेशियो, यानी एक्सक्लूड करता है। दूसरा कौन सा है? कंटेम्पोरियो, कम इतना बड़ा वर्ड याद नहीं करना है तो एक्सपोज याद कर लो, एक्सपोजिशियो, यानी कि जो जिस टाइम पे वो इनैक्टमेंट हुआ था वहां से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, न्यूअर कम्युनिकेशन उसमें एंटर कर लो। फिर क्या लिखा है? नॉसिटर असोसिएट्स, यानी एसोसिएट्स। फिर क्या लिखा है? स्ट्रिक्ट और लिबरल का मतलब स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन और लिबरल। स्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड, रिजिड होता है, और लिबरल यानी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब दो टाइप के एड्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स। कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल? इंटरनल एड्स यानी देखो, पहला क्या है, हेडिंग देखते जाओ, पहला क्या लिखा है? टाइटल। टाइटल यानी लॉ का नाम, एक्ट का नाम, वो इंटरनल होता है, एक्ट के ऊपर लिखा होता है। फिर प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी पर्पस वो भी एक्ट के अंदर लिखा होता है। फिर क्या लिखा है? हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ ना, ये दो हेड्स में डिवाइडेड है, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, और फिर चैप्टर्स, इसमें 24 चैप्टर्स है, वो किसके अंदर आते हैं? इनैक्टमेंट के इंटरनल एड में। उसके बाद क्या लिखा है? मार्जिनल नोट्स। साइड में नोट्स होते हैं, आपने ना, आपको ना मॉड्यूल से लॉ पढ़ाया जाता है, जो बेयर एक्ट होते हैं उसमें नोट्स दिए होते हैं साइड में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल नोट्स। उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज एंड डेफिनेशंस। फर्स्ट चैप्टर सेक्शन नंबर 2 क्या होता है? हमेशा डेफिनेशंस, वो क्या हो गए? इंटरनल एड। उसके बाद क्या लिखा है? प्रोवाइजो। आप लोग पढ़ते हो प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट, उसको हम प्रोवाइजो कहते हैं। फिर इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन हर एक पनिशमेंट जहां लिखी हुई थी, अपन जब थेफ्ट और ये सब पढ़ते हैं उसके नीचे इलस्ट्रेशंस दिए हुए थे, एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन यानी एग्जांपल्स। फिर एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए थे, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, वो भी किसके आते हैं? इंटरनल। शेड्यूल्स, लिमिटेशन एक्ट में पीछे क्या था? शेड्यूल, ये क्या हो गया? इंटरनल एड। फिर एक्सटर्नल देखो, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, क्या वो लॉ के अंदर आती है? नहीं, वो एक्सटर्नल एड होती है। फिर क्या लिखा है? रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ अ कमिटी। आपका जो जैसे कंपटीशन एक्ट है,
ठीक है, वो कमिटी से फॉर्म होके आया है, राघवन कमिटी और सच्चाराम कमिटी। तो ये कमिटीज बैठे थे, ठीक है, इन लोग ने मीटिंग्स करी और सोचा ऐसा एक्ट हमको चाहिए। चाहे जे आपका जो जे कंपनी लॉ जे ईरानी ने दिया है, तो उसकी एक कमिटी फॉर्म हुई थी, उसने बोला हमको 2000 एक्ट चाहिए। तो ये क्या है, एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आती गई जिसको पार्लियामेंट ने समझ के एक्ट को इनैक्ट किया। नेक्स्ट क्या लिखा है, रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स। तो अब जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ब्रिटिश लॉ से आया है, दूसरे दूसरे कमर्शियल लॉज हैं जो ब्रिटिश एक्ट से आए, तो हमने उनका रेफरेंस उठाया। ये सब क्या हो गया हमारे एक्सटर्नल एड। फिर क्या लिखा है, डिक्शनरी, डिक्शनरी एक्सटर्नल। जुडिशियल डिसीजंस, पास जज के डिसीजंस भी क्या हो गए, एक्सटर्नल एड। टेक्नोलॉजी एंड सोशल कंडीशन। अब देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंटरनल एड में क्या था, पहला टाइटल, फिर प्रियम्बल, फिर हेडिंग एंड टाइटल, फिर मार्जिनल नोट, उसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन, उसके बाद प्रोवाइजो, उसके बाद इलस्ट्रेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद शेड्यूल्स। अब एक्सटर्नल एड याद करो, ये तुमको याद हो जाएगा इंटरनल क्योंकि तुमको समझता है। एक्सटर्नल याद करो क्या क्या है, पार्लियामेंट्री की हिस्ट्री, रेफरेंस टू कमिटी रिपोर्ट्स और रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट, उसके बाद डिक्शनरीज, उसके बाद जुडिशियल डिसीजन, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड सोशल। अब वन बाय वन जी। डिक्शनरी, नॉर्मल डिक्शनरी, पार्लियामेंट जब एक्ट बनाते तो मीनिंग्स डालते डिक्शनरी। चलो टाइटल, ईशान रीड करना। देखो, लॉन्ग टाइटल यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, शॉर्ट टाइटल यानी फेमा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉन्ग टाइटल टीपी एक्ट, शॉर्ट टाइटल। ठीक है, तुम लोगों ने सेल ऑफ गुड एक्ट को भी कोई सोगा वोगा कहते हो, ठीक है। और कौन से हो गए ऐसे, सीआरपीसी, सीपीसी, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, आईपीसी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ो, पनस, प्रियम्बल। अभी कई बार क्या होता है, हमको एक्ट में कुछ समझ नहीं आता, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, बेस समझो, पर्पस समझो एक्ट का क्या है। कभी आपको डाउट, कई बार ना हमको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डाउट आने लगते हैं कि ये पार इसको क्यों दी है, ये पार इसको क्यों नहीं दी है। तो हमको पर्पस समझना पड़ता है कि इट इज वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए। तो हमेशा पर्पस क्लियर, तो पर्पस कहाँ से पता चलता है, प्रीएम्बल से। ठीक है, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, शाश्वत। वन हेडिंग बे, जीरो नहीं, अकॉर्डिंग टू वन व्यू। देख, दो तीन तरीके के व्यू हैं। हेडिंग कई बार ना धुंधली होती है, हेडिंग से हमको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। जैसे आप लोग को हमने और कौन सा ऐसा एक्ट पढ़ा है, हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आप लोगों ने पढ़ा था रूल ऑफ एलियनेबिलिटी, समझ आ गया था क्या हेडिंग से? नहीं, एम्बिग्विटी थी, क्या बोल रहा है, रूल अगेंस्ट इनएलियनेबिलिटी, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। फिर हमने जब अंदर पढ़ा तो हमको समझ आया कि रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मना कर रहा है, या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी को भी परपेचुअल टाइम के लिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो कई बार हेडिंग एम्बिग्विटी होती है, पर वो व्यू बस एक व्यू पॉइंट है कि उसको देख के समझो अंदर क्या लिखा है, और जब अंदर समझ जाते तो फिर हेडिंग से ही हर बार आपको लॉ समझने आने लगता है। ठीक है, आपके कंपनी लॉ में हर उसमें हेडिंग है, हर हर एक कुछ कुछ सेक्शंस में। मीटिंग चैप्टर के नाम है ना, मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, ऐसे चैप्टर्स के नाम हेडिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, फिर मार्जिनल नोट, सौम्य। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। मार्जिनल नोट्स अपेंडेड टू आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ना कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, तो बेयर एक्ट में नीचे ऐसे लाइन लगी होती है और वहां पे ऊपर वन लिखा होता है ऐसे,
देखो जैसे मुझे इसका मीनिंग बताना है ये लाइन का, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगी और नीचे लाइन बनाऊंगी और 1 लिख के उसको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये मार्जिनल नोट है, इससे लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं पता चलता, पर ये बस हेल्प करता है टू क्लियर द थिंग्स कि अच्छा ये यहाँ से आया है, अच्छा ये अमेंडमेंट यहाँ से आया, ये इस केस लॉ से आया। दिस इज नोट्स। नेक्स्ट क्या लिखा है अमृतांश? की टू इंटरप्रिटेशन। टू द एक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ती, द वर्ड सेक्रेटरी यूज इन द कंपनीज एक्ट मीन्स कंपनी सेक्रेटरी। तो डेफिनेशन को आइसोलेटली नहीं पढ़ना है, डेफिनेशन बस मीनिंग दिया, हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते कि ऊपर डिफाइन किया था ना मूवेबल प्रॉपर्टी, ऊपर डिफाइन किया था ना वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है, मतलब मैंने आपको बताया एग्जॉस्टिव मतलब कुछ और नहीं है आप ला सकते, खत्म। इंक्लूसिव यानी और भी चीजें और भी इंटेंशन इंक्लूड कर सकते। फिर एक्सक्लूसिव सेम चीज, इट एक्सक्लूड्स द अदर थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोवाइजो। श्रेयांश, प्रोविजो। Add a condition to the main section subject to the above provision या provided that is एक added होता है या फिर उसका कई बार exception भी होता है। illustration शैली। अब टीपी एक्ट में भी लिखा था ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, फिर बी ने सी को करी, फिर सी ने वापस ए को करी, ये सब क्या है आपके इलास्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिए हैं, थेफ्ट वाले सेक्शंस में भी दिए हैं इलास्ट्रेशन। ठीक है, शेड्यूल। ठीक है, बोलती हूँ। अब शेड्यूल जैसे लिमिटेशन में है, वैसे एक स्टैम्प एक्ट भी पढ़ेंगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी कहाँ पता चलती है, शेड्यूल में पता चलती है। एक्ट में तो लॉ कहाँ से आया, क्यों बना, क्या किसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, ये सब लिखा है, लेकिन किस पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी ये कौन बताएगा, शेड्यूल बताएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना आशी। सिर्फ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, एक्सटर्नल एड्स अनुषा, अनुष्का, खुशिका। ठीक है, सीधे पार्लियामेंट्री पर। व्हेन बिल वाज। ठीक है, तो लिखित में दिया हमने बिल पास करना है, वो होता है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमिटीज करा, तुम बातें कर रही थी तब, मैं तुमको इशारा भी किया था कि क्या चल रहा है वहां पे, वो पढ़ रही थी शेड्यूल। चलो, रिपोर्ट टू ये रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमिटीज। आरुष, आखिर क्यों बना, तो वो रिपोर्ट कमेटी ने क्यों सोचा कि हमको ऐसे लॉ की जरूरत है, वो रिपोर्ट। ठीक है, रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स को आयशी। हार्मोनाइज्ड। ठीक है, रेफरेंस ऑफ द अदर स्टैट्यूट्स, तो दूसरे दूसरे एक्ट से हम हेल्प ले सकते हैं टू इनएक्ट, तो दीज आर एक्सटर्नल। फिर है डिक्शनरीज। ठीक है, जुडी जनरल डिक्शनरी होता है। हाँ, जुडिशियल डिसीजंस।
कई बार हमको जज के डिसीजन से ही लॉ बनाना पड़ता है या कुछ ना कुछ चीजें डालनी पड़ती है, तो वो हमारा एक्सटर्नल एड होता है। लास्ट, हिमांशी, टेक्नोलॉजीज एंड सोशल कंडीशन। ठीक है, आपको सारे इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स याद हो जाने चाहिए। हो सकता है वो सिर्फ आपसे पूछ ले मार्जिनल नोट क्या होता है, ठीक है, हो सकता है वो आपसे पूछ ले इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। और हर रूल जो दिया है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसमें से या तो वो बोल देंगे प्राइमरी रूल एक साथ समझाओ, या फिर सेकेंडरी का कोई एक रूल दे देंगे कि इसको एक्सप्लेन करो। तो सब में एग्जाम्पल्स आपको फोटो खींचनी हो तो मैंने सब में दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, जुडिशियल डिसीजन यानी कोर्ट ने अभी रेप केस में जैसे डिसीजन पास किया था कि अब रेप की डेफिनेशन ये होगी, तो ये क्या बन गया, लॉ बन गया। तो लेकिन ये कहां से आया, बाहर से आया ना, तो एक्सटर्नली, ठीक है। दो रूल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। पहले आपको कौन से फॉलो करने, प्राइमरी रूल्स। जो फर्स्ट वाला क्या लिखा है, लिटरल कंस्ट्रक्शन, जैसा नाम लिखा है वैसा ही पढ़ो, ऑर्डिनरी मीनिंग लो, और कुछ दिमाग मत लगाओ। दूसरा क्या है, रीजनेबल, मतलब अगर आपको कहीं दिक्कत जा रही है ना इंटरप्रेट करने में क्या लिखा है क्या लिखा है, तो जो भी पास्ट में जिसने लॉ बनाया उसने किस इंटेंशन से बनाया, किस पर्पस से, वो देखो। तो ये प्राइमरी में आते हैं अदिति, कि पहले हम ये सारी चीजें कवर कर लें, और ये सबसे ज्यादा इश्यूज जाते हैं हमको प्राइम, अभी तक हम प्राइमरी इंटरप्रिटेशन ही फेस करते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी में फिर अदर पर्सपेक्टिव है कि सेम मीनिंग है क्या, और भी चीजें इंक्लूड होंगी क्या, क्या ये सब एसोसिएट्स हैं क्या, ये सब सेकेंडरी में आ जाते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर का पर्पस ये